तो ऐसा है कि अब हमारी जो यात्रा है, अगर मैं कटरा को लेके बात करूं, तो यात्रा अब थोड़ी पिक हुई है, नंबर इंक्रीज़ हुआ है। उसके चलते वहाँ पे लोग जब आएंगे तो उनको खाने की सुविधा ज़रूरी है वहाँ मुहैया करवाई जाए। जो लोकल ढाबाज़ हैं या ईटिंग पॉइंट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनको खोला जाए। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं, हमारे ड्राई फ्रूट ओनर्स जो हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट शॉप ओनर्स जो हैं, उनका भी ये कहना था कि क्योंकि हमारा माल जो है, हमारा जो मटेरियल है, वो ख़राब होने का अंदेशा है। उसके चलते आज हम ढाबाज भी और जो ये ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं, इनको अलाउ कर देंगे। ये पूरा हफ्ता खुला रहेंगे, लेकिन उसका तरीका ये रहेगा कि लेफ़्ट साइड एक दिन खुलेगी और राइट साइड दूसरे दिन खुलेगी। सर, बेडेड कोविड वार्ड होने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इमरजेंसी वार्ड में कोविड पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं? वहाँ हुआ ऐसा है कि एक आदमी है, दो आदमी हैं, वो निमोनिया के केसेस वहाँ पे पहुँचे हैं, जिनका सैचुरेशन उस समय 30% और उनको ऑक्सीजन लगवाने के सिवाय और कोई चारा था नहीं। उसके बाद उनका टेस्ट जब किया गया तो दे वर फाउंड पॉजिटिव। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हम उनको शिफ्ट कर दें जहाँ पे ऑलरेडी हम कोविड पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। दूसरा ये था कि उनको बचाया जाए और उनको उसी जगह रखा जाए। तो जो वहाँ फिजिशियन थे, उनसे मेरी तफसीलन बात हुई। 30% पे अगर उनको शिफ्ट किया जाता तो कुछ भी हो सकता था, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम लोग भी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि इनकी ट्रीटमेंट जो है वो यहीं कर दी जाए। तो उन्होंने एक रेड जोन वहाँ बनाया हुआ है, उस रेड जोन में उनको रखा है, बाकी पेशेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है। तो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि मिनिमम हमारा जो है टेस्ट जो है वो 900 से 1000 हो, उससे कम हम नहीं कर रहे हैं। वो इनफैक्ट मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको राशन की सप्लाई से भी डिनाई किया जा सकता है और बैंकिंग सर्विसेज से भी डिनाई किया जा सकता है अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाओगे, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए है। दुकानों को लेकर रियासी जिले में कुछ दिनों को बढ़ाया गया है या फिर समय में कोई परिवर्तन किया गया? देखो, हर मंडे को हम लोग मिलते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कोविड का जो सिनेरियो है वो पब्लिक के सामने आपके माध्यम से रखा जाए। तो आज भी कोविड का जो सिनेरियो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो कुछ इनिशिएटिव्स हम यहाँ से ले रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कोविड का जो अभी जो हमारे पास ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, इनकरेजिंग है। हमारे पास जो पॉजिटिविटी रेट है अभी वो लेस देन 2% है। रिकवरी रेट जो है वो 94% प्लस है। बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो कम होती जा रही है। अब अगर एग्जैक्टली बात करें तो हमारे पास अभी 213 ही एक्टिव केसेस हैं। हमारा डिस्चार्ज रेट जो है, रिकवरी रेट जैसे मैंने बताया 94% है, और इसमें 97% जो लोग हैं वो होम आइसोलेटेड हैं, घरों में वो आइसोलेटेड हैं। एक जो चिंता का विषय मैं आपसे शेयर करूंगा और उस पर फर्दर तफसीलन बात भी करूंगा, वो ये है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है, जहां हमारे जो 3 ब्लॉक्स हैं, पौनी, कटरा और रियासी, वहाँ अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं। 90% के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन माहौर जो हमारा मेडिकल ब्लॉक है, वहाँ अभी भी हमारी जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। उसी सिलसिले में आपको याद होगा, हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की थी, 1 वीक ड्राइव थी। उसके बावजूद भी अभी हमारा वहाँ पे बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन जो है नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उसका हमने 2-3 तरह से एनालिसिस किया है और आपके माध्यम से मैं वो सबसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये लगता है कि वहाँ पे लोग नहीं हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पे लोगों ने, क्योंकि सेकेंडरी होम्स होते हैं, कोई जम्मू रहता है, उधमपुर रहता है अपने प्रोफेशन के सिलसिले में, तो हो सकता है उन्होंने वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवा ली हो। लेकिन क्योंकि हमारा एक टारगेटेड पॉपुलेशन है और जो कहीं भी मतलब सामने नहीं आ रहा है वैक्सीनेशन, अभी भी उसको कुछ एतराज़ है, कहीं रूमर्स चलते हैं, कभी कोई मीडिया में आ जाता है, कभी कोई कुछ अपना बेतुका कमेंट दे देता है, उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वैक्सीन, जैसे आप जानते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ़ है। हर आदमी जो लगा रहा है वो अपने कमेंट्स दे रहा है। हमारे यहाँ जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि 118 ईयर्स ऑफ एज बुज़ुर्ग ने लगाई थी, बहुत ओल्ड एज लोग लगवा रहे हैं। और ये जो रूमर मॉन्गर्स हैं उनको भी ये वार्न करूँगा कि ऐसी कोई बात ना करें। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, और ये एक तरह से आप कहेंगे कि उनको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी रिलक्टेंट हैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में
वो वैक्सीनेशन के लिए सामने नहीं आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन जो वो राशन सप्लाई है या जो बैंकिंग सर्विसेज हैं हम उसको भी कंट्रोल्ड वे में कर लेंगे, क्योंकि आज ज़रूरी है, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि द मैटर इज़ ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको राशन सप्लाई या बैंकिंग सर्विसेज से डिनाई करेंगे जब तक कि वो वैक्सीन नहीं लगवा लेते। अनदर एस्पेक्ट जो मैंने कहा कि जो कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ से हम सोच रहे हैं लेने के लिए, एक तो ये है कि कोविड के चलते हमारे दफ्तरों में या मेरे पास लोग सीधा नहीं आ सकते हैं। बहुत बारी वो फ़ोन कॉल्स करते हैं, कभी मैं उठा लेता हूँ, कभी अगर ऑक्यूपाइड हों तो मैं भी मिस भी कर जाता हूँ। इसी सिलसिले में एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, उसका ये रहेगा कि जो पब्लिक है वो सीधा मेरे से बात कर पाएगी। उसका नाम हमने रखा है रियासी बीप्स बीट द पेंडेमिक। उसमें कल से वो हम लॉन्च करेंगे 11 से कल से ट्यूसडे से 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा। उस फ़ोन नंबर पे वो अपनी कोई भी बात, कोई भी फीडबैक, कोई भी ग्रीवांस जो है वो मेरे से कर सकते हैं। और मेरे साथ जो ऑल जो सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के जो होंगे वो ऑनलाइन रहेंगे और उसी वक्त उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी, वो नोट कर लेंगे और उसके बाद वो फीडबैक जो है वो जो उसका निपटारा करना होगा, जो डिस्पोजल करना होगा वो कर दिया जाएगा। फ्लैट भी हमने किया है डिवाइस, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैंने देखा है कि जो म्युनिसिपल एरिया में हमारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो जब मैंने एनालाइज़ किया यहाँ पे एक असेसमेंट की इनके साथ बैठ के, तो पता लगा कि अभी भी सेग्रीगेशन के लिए यहाँ ज़मीन नहीं है। तो आज 10 कनाल जो है वो ज़मीन हम म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे, जो उनकी सेग्रीगेशन के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा और बाद में वो जाके जहाँ उनका डंपिंग यार्ड है वहाँ डंप करेंगे। तो ये 10 कनाल जो है ये हम ज़मीन जो रियासी तहसील में ही है वहाँ उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा क्योंकि गर्मियाँ अब थोड़ी पीक पे हैं, पिछले 1-2 दिन से यहाँ समर जैसे कहेंगे कि थोड़ा पीक पे आ रहा है, तो इसके सिलसिले में भी हमने जो पानी वगैरह है या बिजली वगैरह है उनके लिए एक्सीएम साहिबान को कहा है कि वो कंट्रोल रूम सेट कर दें, ताकि लोग अपनी कोई भी परेशानी जो है वो कंट्रोल रूम में बता पाएँ। क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वो सूखते जा रहे हैं। हम बहुत बारी परसों हम बात भी कर रहे थे एनवायरनमेंट डे पे कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत सीरियस इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ा है। तो वहाँ किस तरह से हम पानी मुहैया करवा सकें उसके लिए भी हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। जो मैं बात कर रहा था ये कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर कर देंगे। ये जो रियासी बीप्स करके बीट द पेंडेमिक है, ठीक है, इसमें हमने एक फ़ोन नंबर दे दिया है जिस पे वो सीधा 11 से 12:30 बजे तक एवरी ट्यूसडे ये रहेगा। ये मेरे से बात कर पाएंगे, जो भी ग्रीवांस होगी उसको हम एड्रेस कर लेंगे। तो ऐसा है कि अब हमारी जो यात्रा है, अगर मैं कटरा को लेके बात करूं तो यात्रा अब थोड़ी पिक हुई है, नंबर इंक्रीज़ हुआ है। उसके चलते वहाँ पे लोग जब आएंगे तो उनको खाने की सुविधा ज़रूरी है वहाँ मुहैया करवाई जाए। जो लोकल ढाबाज हैं या ईटिंग पॉइंट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोला जाए। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं, हमारे ड्राई फ्रूट ओनर्स जो हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट शॉप ओनर्स जो हैं, उनका भी ये कहना था कि क्योंकि हमारा माल जो है, हमारा जो मटेरियल है वो ख़राब होने का अंदेशा है। उसके चलते आज हम ढाबाज भी और जो ये ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं इनको अलाउ कर देंगे। ये पूरा हफ्ता खुला रहेंगे, लेकिन उसका तरीका ये रहेगा कि लेफ़्ट साइड एक दिन खुलेगी और राइट साइड दूसरे दिन खुलेगी। तो ढाबाज हमारे समझो पूरा हफ्ता खुलेंगे और ये जो एक्सेप्ट दी वीकेंड लॉकडाउन और दूसरे जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं वो भी खुलेंगे। सर बेडेड कोविड वार्ड होने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इमरजेंसी वार्ड में कोविड पॉजिटिव मरीजों को रखा जा रहा है, क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए, ये मेरे संज्ञान में भी आया था और जब मैंने इसको पूछा कि ये क्या हो गया, तो देखिए शुरू से ही हम ये बात करते आ रहे हैं कि ये जो लेट रिपोर्टिंग है, लेट रिपोर्टिंग की वजह से आदमी ऐसी हालत में हमारे पास पहुंचता है कि उसको बचाने के लिए हमें बहुत सारा जो है वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इसी के चलते जो आप बात कर रहे हो, वहाँ हुआ ऐसा है कि एक आदमी है, 2 आदमी हैं, वो निमोनिया के केसेस वहाँ पे पहुँचे हैं जिनका सैचुरेशन उस समय 30% और उनको ऑक्सीजन लगवाने के सिवाय और कोई चारा था नहीं।
उसके बाद उनका टेस्ट जब किया गया तो दे वर फाउंड पॉजिटिव। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हम उनको शिफ्ट कर दें जहाँ पे ऑलरेडी हम कोविड पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। दूसरा ये था कि उनको बचाया जाए और उनको उसी जगह रखा जाए। तो जो वहाँ फिजिशियन थे उनसे मेरी तफसीलन बात हुई। 30% पे अगर उनको शिफ्ट किया जाता तो कुछ भी हो सकता था, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हम लोग भी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि इनकी ट्रीटमेंट जो है वो यहीं कर दी जाए। तो उन्होंने एक रेड जोन वहाँ बनाया हुआ है, उस रेड जोन में उनको रखा है, बाकी पेशेंट्स को सेपरेट कर दिया गया है। तो मुख्तसर ये कहूँगा कि क्योंकि ये मसला जो है ये ज़िंदगी का मसला था, इसलिए उन्होंने मौके पे उनको वहीं रखा है। और अभी भी उनका सैचुरेशन लेवल जो आपसे बात करने से पहले मैंने बात की है, एक पेशेंट की 80% है और एक पेशेंट की 50% है। तो मैंने 80% के लिए कहा है कि उनको आप शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बाद में की जान बचाई जाए और SOP पूरा फॉलो कर दिया जाए। वो SOP पूरा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर से गुजारिश करूँगा तमाम उन लोगों से जो घरों में अपना उपचार कर रहे हैं, ये एक ट्रेंड जो डिक्लाइनिंग नज़र आ रहा है, हम इसमें कंप्लेसेंट ना हो जाएं। आप इमीडिएटली जब भी कोई छोटा मोटा सिम्टम, आपको फीवर या कफ थ्रोट या सोर थ्रोट आता है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में आइए, अपने जो नज़दीकी आपकी जो हेल्थ सेंटर है वहाँ जाइए, ताकि आपका उपचार टाइमली हो और ऐसी एक्सीजेंसी ना हो। सर, हमारी जो जानकारी है कि 2 से ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे रखे गए हैं और इमरजेंसी जो सर्विसेज है उसे रूम से बाहर रखा गया है। अगर कोई बड़ा हादसा डिस्ट्रिक्ट रियासी में होता है तो ऐसे में उन्हें उपचार देना आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगा? देखो, ये आप जो सवाल पूछ रहे हो बहुत ही सही सवाल है। अपेरेंटली ऐसा होता है कि कोविड पेशेंट जब भी हो उसको दूर रखा जाए, ट्रांसमिशन का डर रहता है, लेकिन वो पूरा प्रोटोकॉल जो है वहाँ अभी मेंटेन किया हुआ है। और मैंने उनको बता दिया है कि थोड़ी सी भी स्टेबल होने के बाद उनको इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मैंने वही कहा आपको कि अभी लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने ये एक्शन लिया है, ये डिसीजन लिया है, और वो भी इसमें जो है सेंसिटिव हैं, सेंसिटाइज्ड हैं। और इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा कि जिनकी सैचुरेशन ठीक हो जाएगी उनको इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आपको पता है इमरजेंसी ब्लॉक और OPD में थोड़ा डिस्टेंस है, और वो भी मैंने उनको कहा है कि इसको थोड़ा जो है एक तरीके से आप उसको शिफ्ट कर दें। जम्मू प्रोविंस में सबसे नीचे तो नहीं है, लेकिन कम है हमारी परसेंटेज। और मैंने जैसे बताया कि अभी हमारे माहौर ब्लॉक में सिर्फ 56% ही हम वैक्सीनेट कर पाएँ लोगों को। और इसीलिए मैंने कहा कि अब आने वाले समय में अगर थोड़ा सा हमें टफ होना भी पड़ेगा, लोगों को जो वहाँ अवेलेबल हैं अभी वहाँ वैक्सीनेट नहीं करवाया है, तो जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सर्विसेज या राशन का जो डिपो है वहाँ पे उनको पूछा जाने लगेगा कि क्या आपने आपको वैक्सीनेट करवाया है या नहीं, क्योंकि र्यूमर मॉन्गर्स को हम वहाँ हैवी होने नहीं दे सकते। आज ज़रूरत है कि हम इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को इमीडिएटली ख़त्म कर दें और इस पेंडेमिक से निजात पाएँ। दरमाड़ी नहीं गए थे, मैं रास्ते में हर जगह कुछ जगहों पर रुकता चला गया, कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स थे और कुछ मीटिंग्स वगैरह वहाँ जो लोकल हमारे PRIs थे उनसे हुई, या लोकल अथॉरिटीज़ जो वहाँ पे हैं, SDM साहिबान वगैरह से बात हुई। एक असेसमेंट लेनी पड़ती है वहाँ पे क्या चल रहा है। तो एक वहाँ पे जो PHC था जिसकी बात आप शायद कर रहे होंगे, PHC थुरू में एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग को अभी हैंड ओवर नहीं किया गया था, काफ़ी अरसे से बनी है, जो इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग PHC है उसके साथ में ही है। लेकिन वो जब मैंने पूछा इन लोगों से तो उन्होंने कहा कि अभी हैंड ओवर नहीं हुई है, अब कंट्रैक्टर ने आधा काम किया है, पूरा काम किया, ऐसे कुछ मुझे जवाब मिल रहे थे। उसमें मैंने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने इंक्वायरी उनको तैनात कर दिया है इंक्वायरी के लिए, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि उसमें जहाँ कहीं भी लैक्सिटी होगी वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार हम देख रहे हैं कि कम हो रही है, लेकिन क्या टेस्टिंग भी कम की गई है या टेस्टिंग की रेशो उतनी ही है जितनी पहले होती थी? क्योंकि जो डेली रिपोर्ट जारी की जाती है स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसमें टेस्टिंग का जिक्र नहीं होता है, जिससे पता नहीं लग पाता कितनी टेस्टिंग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, पॉजिटिविटी रेट और टेस्टिंग का आपस में बहुत गहरा संबंध है, रिलेशन है डायरेक्टली। जितने हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना इम्पैक्ट पॉजिटिविटी रेट पे आता है। तो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि मिनिमम हमारा जो है टेस्ट जो है वो 900 से 1000 हो, उससे कम हम नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि उससे ज़्यादा भी बढ़ाया जाए, और क्योंकि हमारी यात्रा बढ़ रही है वहाँ पे हमारे रैट टेस्टिंग जो है बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी अभी कम नहीं हुई है, हमारी टेस्टिंग जो है बरकरार है। जिस तरह से मिनी सचिवालय के एंट्री पे रैट टेस्ट हो रहा है, इसी तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी तक टेस्टिंग शुरू नहीं की गई है। क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ भी ये ज़रूरी है कहीं ना कहीं रैट टेस्टिंग, जो भी मरीज वहाँ पे जाए या उनका अटेंडेंट है? देखो, उसमें ऑलरेडी वहाँ टेस्टिंग हो रही है, लेकिन एंट्रेंस पे नहीं है। आप अगर देखेंगे वो बैक साइड उन्होंने जो है टेंट लगा के टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये आ गया क्योंकि ये जो हमारे पास अभी आप जो मेंशन कर रहे थे सिचुएशन के चलते, एक रिस्पिरेटरी OPD बनाने की ज़रूरत है।
तो उसके लिए भी मैंने निर्देश दे दिए हैं। इस हफ्ते रिस्पिरेटरी ओपीडी हमारा वहाँ पे जो है वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट पे बन जाएगा, ताकि कोई भी ऐसा पेशेंट जो इतना सीरियस एलिमेंट के साथ आए सबसे पहले उस रिस्पिरेटरी एलिमेंट में ओपीडी में जाए और उसके बाद उसका फर्दर जो है वो असेसमेंट हो सके। मैं आपको बता रहा था कि जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम्स जो हैं वो पूरे माहौर एरिया में हैं। अब मैं जैसे आपसे ये जिक्र कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वो पॉपुलेशन हमें वहाँ नहीं है, हमारी बहुत सारे माइग्रेटरी लोग हैं, उसके सेकेंडरी होम्स रहते हैं, तो शायद एक इशू ये है कि वो वहाँ नहीं है और हम उनको वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग वहाँ पे हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको कहा कि अगर ऐसी कोई रिलक्टेंस है जो अभी सामने नहीं आई है, मैं असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारी टीम्स वहाँ पे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग अगर हैं तो उनको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको राशन की सप्लाई से भी डिनाई किया जा सकता है और बैंकिंग सर्विसेज से भी डिनाई किया जा सकता है अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाओगे, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए है। अगर वो वैक्सीनेट होंगे तो वो पॉजिटिव नहीं होंगे, या होंगे तो इतने सीवियर नहीं होंगे। आज जब हम कोविड के साथ कन्फ्रंट कर रहे थे, टैकल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी, इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ था। अब विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आप लोगों के एफर्ट से, पब्लिक के ताउन से, सरकार के मेहनत से आज हम स्टेज पे पहुँचे हैं कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। और जहाँ तक रही पब्लिक की इश्यूज़ की बात और ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ की बात कि उनको पानी मुहैया करवाया जाए, सड़क वहाँ पहुँचे जहाँ पे पहुँचनी चाहिए, या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जहाँ हाल्टेड है उसको एक्सपीडिएट करवाने की ज़रूरत हो, तो उस पर एक तो आप जानते ही हैं, जैसे हमारा जल जीवन मिशन है, उसके तहत बड़ा प्रोग्राम जो है अराउंड 486 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ है, उस पर टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा जो रोड कनेक्टिविटी है उसमें भी हमारा PMGSY या जो नॉर्मल रोड्स हैं उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। और जो नॉर्मल जो आप कहेंगे कि जहाँ कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुकी हुई थी, उसके भी कुछ रीजंस थे। जैसे आप समझिए कि रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लेबर नहीं पहुँच पा रही थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई हैं, लेबर आना शुरू होगी और उस पर पूरा जो है ध्यान रखा जाएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो। इसके साथ साथ जो आपने कंट्रैक्टर्स की बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंट्रैक्टर्स को ऐसा कोई जो है वो इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे कि वो मनमर्जी से काम करें। जहाँ फंड्स की दिक्कत होगी, मैंने ऑलरेडी जो हमारी लाइन डिपार्टमेंट्स के सेक्टरल ऑफिसर्स उनको कहा हुआ है, बस स्टैंड के 2 इशूज़ हैं। पहला इशू ये है कि वहाँ बहुत सारे पॉट होल्स हैं, ठीक है, और ये दूसरा इशू आपने गार्बेज का बता दिया। लैंड ट्रांसफ़र होने का मतलब ये होगा कि अब उनको एक पर्टिकुलर जगह मिल जाएगी जहाँ वो जाके सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट करके फिर डंप करेंगे। पॉट होल्स के लिए मैंने उनको बता दिया है और मुझे लगता है कि इन अदर 2-3 डेज़ टाइम, नॉट मोर देन 2-3 डेज़ टाइम, हम वहाँ टेंडर करेंगे और टेंडर करने के बाद वहाँ इमीडिएटली काम शुरू करवा देंगे। सर, हमने देखा था कि LG मनोज सिन्हा जी जब आए थे तो उसके ठीक पहले रात को भी ब्लैक टॉपिंग कर दी गई थी जिला अस्पताल की कुछ 100 मीटर की सड़क को। लेकिन बस स्टैंड की बात करें तो लंबे समय से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपने खुद कहा कि वहाँ पे गड्ढे हैं, तो इस पर आखिर इतनी देरी से काम क्यों हो रहा है? मुख्य प्लेस है, जो भी बाहर से आता है वो यहीं पे पहले उतरता है और हालत देखता है, तो कहीं ना कहीं गलत एक इमेज उसके दिमाग में बनती होगी जहन में। ये सही बात है, पहले क्या हुआ उस पर कमेंट नहीं करेंगे, आगे जो अच्छा होने वाला है उस पर मैं बता रहा हूँ कि आप इमीडिएटली हम टेंडर करवा के वहाँ काम करवाएंगे ताकि जो सहूलियत लोगों को मिलनी चाहिए मिल जाएगी। ये सर जो लैंड की आपने बात की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो कहाँ पे लैंड या कचरा इकट्ठा करने के लिए वो कहाँ पे चिन्हित की? रियासी में ही, विलेज रियासी में ही है। सर, PHC गोटा की जो बिल्डिंग है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, उसकी फिनिशिंग का काम पेंडिंग है और काफ़ी लंबे समय से वहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं। और क्या वहाँ का भी आप दौरा करेंगे और उसकी हालत देखेंगे? क्योंकि इस समय मौजूदा समय में किराए की बिल्डिंग में PHC गोटा का काम चल रहा है, वहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल रही हैं और लंबे समय से वो ये मांग कर रहे हैं कि अपनी जो उनकी बिल्डिंग है वो मुकम्मल हो और वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। कर लेंगे, जहाँ कहीं काम रुका हुआ है PHC गोटा में भी कर लेंगे और जहाँ कहीं एक्सपीडिएट करवाने की ज़रूरत है उसको कर लेंगे। अभी आप, क्योंकि आपने मेरे नोटिस में अभी लाया है, आई वाज नॉट अवे, इसको इमीडिएटली हम स्टार्ट करवा देंगे। काम अगर रुका हुआ है या हैंड ओवर टेक ओवर का कुछ इशू है, विल गेट इट डन। तो दुकानें उसी तर्ज पर 3 दिन और निर्धारित समय पर ही खुलेंगी या कुछ बदलाव आने वाले? मैंने आपको बता दिया कि अब हम जो दुकानें तो पूरी खुल रही हैं, वो आपको पता है 3 दिन खुल रही हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अब उसके चलते कटरा में हम जो ढाबाज हैं, वो जो ड्राई फ्रूट शॉप्स हैं, उनको खोलने जाएंगे। जो लेफ़्ट और राइट जो है खुलेंगी जिन दिनों पे बाकी दुकानें नहीं खुल रही हैं, अदरवाइज़ तो वो खुल ही रही हैं। वीकेंड में नहीं होगा।